एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का एमपी सेट के पीवाईक्यू सीरीज में। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, शोध साक्षात्कार मतलब रिसर्च इंटरव्यू निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है असंरचित, ऑप्शन बी है संरचित, ऑप्शन सी है अर्धसंरचित और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए शोध साक्षात्कार कितने प्रकार के होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। शोध साक्षात्कार असंरचित, संरचित और अर्धसंरचित, स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर और सेमी स्ट्रक्चर टाइप के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विधि का उपयोग गुणात्मक अनुसंधान में नहीं किया जा सकता। मतलब क्वालिटेटिव रिसर्च में किस विधि का उपयोग नहीं किया जाता आपको ये बताना है। ऑप्शन ए व्यक्तिगत अध्ययन, ऑप्शन बी निर्जातीय लेखन, ऑप्शन सी सांख्यिकी विश्लेषण और ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से गुणात्मक अनुसंधान क्वालिटेटिव रिसर्च का कौन सा उदाहरण नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन सी, सांख्यिकी विश्लेषण। स्टैटिकल एनालिसिस ये क्या क्वालिटेटिव रिसर्च का पार्ट नहीं होता, जबकि व्यक्तिगत अध्ययन, निर्जातीय लेखन ये सभी क्या है गुणात्मक अनुसंधान के पार्ट है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक असमानता सामाजिक है क्योंकि ऑप्शन ए वे व्यक्तियों के बारे में नहीं बल्कि समूहों के बारे में है, ऑप्शन बी इनका आधार केवल आर्थिक होता है, ऑप्शन सी वे व्यवस्थित और संरचित हैं, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। सामाजिक असमानता सामाजिक है क्योंकि वे व्यक्तियों के बारे में नहीं बल्कि समूहों के बारे में है और वे व्यवस्थित और संरचित है। उनका आधार केवल आर्थिक नहीं होता बल्कि इसमें जाति, लिंग, धर्म, शिक्षा और अन्य कारक भी सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस शोध में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों विधियों का उपयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं आपको ये बताना है। ऑप्शन ए त्रिकोणासन, ऑप्शन बी अन्वेषण, ऑप्शन सी विवरण और ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए किसमें हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों मेथड्स का यूज करते हैं। तो इसमें किसमें प्रयोग करते हैं, ट्राइगुलेशन में, त्रिकोणासन में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एकल व्यक्ति, समूह या घटना की गहन जांच किसके साथ जुड़ी हुई है। ऑप्शन ए तथ्य विश्लेषण, ऑप्शन बी अवलोकन, ऑप्शन सी व्यक्तिगत अध्ययन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए एकल व्यक्ति, समूह, घटना की गहन इन डेप्थ स्टडी किसमें की जाती है। तो ये की जाती है केस स्टडी मेथड में। ऑप्शन सी व्यक्तिगत अध्ययन सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संपर्कों और सामाजिक संघों का नेटवर्क निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। ऑप्शन ए सांस्कृतिक पूंजी, ऑप्शन बी है सामाजिक पूंजी, ऑप्शन सी है आर्थिक पूंजी और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए संपर्कों और सामाजिक संघों का नेटवर्क किसका उदाहरण है। तो ये कल्चरल कैपिटल का उदाहरण है, सांस्कृतिक पूंजी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शैक्षिक योग्यता इनमें से किसका उदाहरण है। ऑप्शन ए सांस्कृतिक पूंजी का, ऑप्शन बी है सामाजिक पूंजी का, ऑप्शन सी है आर्थिक पूंजी का, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए शैक्षिक योग्यता मतलब एजुकेशन एलिजिबिलिटी होती है वो किसका उदाहरण होती है।
सॉरी, जरा से ये 6 नंबर का क्वेश्चन फिर देख लीजिए। ये आपका सामाजिक पूंजी का उदाहरण नहीं है, ये आपका सामाजिक पूंजी का उदाहरण है। कल्चरल कैपिटल नहीं बल्कि सोशल कैपिटल। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। संपर्कों और सामाजिक संघों का नेटवर्क सामाजिक पूंजी का उदाहरण है। बाय मिस्टेक मैंने जल्दीबाजी में आपको गलत बोल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए शैक्षिक योग्यता किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण है सांस्कृतिक पूंजी, कल्चरल कैपिटल का। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुसंधान परियोजनाएं जो बड़ी संख्या में लोगों के बारे में मानकीकृत तथ्य एकत्रित करती हैं क्या कहलाती है? ऑप्शन ए सामाजिक सर्वेक्षण, ऑप्शन बी है पायलट अध्ययन, ऑप्शन सी है जीवन इतिहास और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए ये किसका उदाहरण है? सामाजिक परियोजनाएं। तो ये सोशल सर्वे, सामाजिक सर्वेक्षण। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अनुसंधान परियोजनाएं जो बड़ी संख्या में लोगों के बारे में मानकीकृत तथ्य एकत्र करती हैं, ये क्या कहलाती है? सोशल सर्वे। जैसे जनगणना हम लोग करते हैं तो ये एक सामाजिक सर्वेक्षण की श्रेणी में ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोगों को उनके प्राकृतिक परिवेश में समझने के लिए गुणात्मक तथ्यों की किस तकनीक का अनुसरण किया जाता है? ऑप्शन ए साक्षात्कार, ऑप्शन बी है अवलोकन, ऑप्शन सी है व्यक्तिगत अध्ययन और ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए लोगों को उनके प्राकृतिक परिवेश में जब हम अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाता है? किस विधि के द्वारा करते हैं इसका अध्ययन? तो इसके लिए हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, अवलोकन, जो सहभागी और असहभागी दो टाइप के होते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन धर्म और सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन से संबंधित है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी मैक्स वेबर, ऑप्शन सी इमानुएल दुर्कीम और ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए रिलीजन और सोशल चेंज का अध्ययन इनमें से किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है मैक्स वेबर के द्वारा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने परिभाषित किया कि समाजशास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसमें सामाजिककृत की व्याख्यात्मक समझ का प्रयास किया जाता है? ऑप्शन ए टी पार्सन, ऑप्शन बी मैकाइवर और पेज, ऑप्शन सी मैक्स वेबर और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं एक बार उस क्वेश्चन को रीचेक कर लूंगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है मैक्स वेबर। इंटरप्रेटेटिव अंडरस्टैंडिंग की बात कौन करता है? मैक्स वेबर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह प्रणाली जिसके द्वारा किसी समाज में लोगों की श्रेणियां को एक पदानुक्रम में स्थान दिया जाता है वह क्या कहलाती है? ऑप्शन ए सामाजिक स्त्रीकरण, ऑप्शन बी सामाजिक असमानता, ऑप्शन सी सामाजिक समूह, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? जिनमें हम समाज के विभिन्न लोगों को हायरार्की में डिवाइड करते हैं, तो इसे हम कहते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सामाजिक स्त्रीकरण। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसके अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों का अध्ययन है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी आर के मार्टन, ऑप्शन सी इमानुएल दुर्कीम और ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों का अध्ययन है, ये किसका मानना था? तो ये मानना था आपके इमानुएल दुर्कीम का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तार्किक क्रिया और अतार्किक क्रिया के बीच अंतर किसने किया है? ऑप्शन ए विल्फ्रेड पैरेटो, ऑप्शन बी आर के मार्टन, ऑप्शन सी मैक्स वेबर और ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए लॉजिकल और नॉन लॉजिकल एक्शन की बात इनमें से कौन करता है?
तो ये किया है आपके विल्फ्रेड पेरेटो ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इनकी पुस्तक है माइंड एंड सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक स्त्रीकरण की व्याख्या करने वाले प्रमुख सिद्धांत क्या हैं? ऑप्शन ए सामाजिक स्त्रीकरण व्यक्तियों के बीच की विभिन्नता का प्रकार ही नहीं बल्कि समाज की एक विशेषता है। ऑप्शन बी है सामाजिक स्त्रीकरण पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है। ऑप्शन सी सामाजिक स्त्रीकरण विश्वास या विचारधारा द्वारा समर्थित है। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए सामाजिक स्त्रीकरण की व्याख्या किन सिद्धांतों के द्वारा की जा सकती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। सामाजिक स्त्रीकरण व्यक्तियों के बीच की विभिन्नता का प्रकार ही नहीं बल्कि समाज की एक विशेषता है। सामाजिक स्त्रीकरण पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है। सामाजिक स्त्रीकरण में विश्वास और विचारधारा समर्थित होती है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आदेशात्मक रूप से समन्वित संघों की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया है? ऑप्शन ए टॉलकट पार्सन, ऑप्शन बी है रॉल्फ डेनेरॉफ, ऑप्शन सी है सी राइट मिल्स, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए इसकी बात कौन करता है? इम्परेटिवली कोऑर्डिनेटेड एसोसिएशन, जिसे हम शॉर्ट में ISA के नाम से जानते हैं। तो ये बात करते हैं रॉल्फ डेनेरॉफ। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोरोकिन ने सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत में वर्णित संस्कृतियां कौन सी है? ऑप्शन ए भावनात्मक, ऑप्शन बी आदर्शात्मक, ऑप्शन सी चेतनात्मक और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए सोशल चेंज के चक्रीय सिद्धांत में उन्होंने संस्कृतियां कौन कौन से प्रकार की बताई थी? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 3 बताई थी, एक बताया था भावनात्मक, दूसरा बताया था आदर्शात्मक और तीसरा बताया था चेतनात्मक। इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उन व्यक्तियों के समूह जो वर्ग व्यवस्था के हाशिए पर खड़े हैं क्योंकि वे श्रम विभाजन को पूरी तरह से एकीकृत नहीं हैं क्या कहलाते हैं? उन व्यक्तियों के समूह जो वर्ग व्यवस्था के हाशिए पर खड़े हैं क्योंकि वे श्रम विभाजन में पूरी तरह से एकीकृत नहीं है क्या कहलाएंगे? ऑप्शन ए अल्पकालिक सर्वहारा, ऑप्शन बी पूंजीपति वर्ग, ऑप्शन सी कुलीन वर्ग, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो इसे हम अल्पकालिक सर्वहारा कहेंगे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कोजर के सामाजिक संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या नहीं करता है? ऑप्शन ए संघर्ष एक स्वाभाविक प्रघटना है, ऑप्शन बी है संघर्ष से विनाश होता है, ऑप्शन सी है संघर्ष के कुछ सकारात्मक कार्य होते हैं, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से कौन सी कोजर के द्वारा बताए गए सामाजिक संघर्ष के सिद्धांत की विशेषता नहीं है? तो संघर्ष से विनाश होता है ऐसा कोजर का मानना नहीं था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अस्पृश्य जातियां मानी जाती हैं इनमें से? ऑप्शन ए जाति पदानुक्रम के बाहर होती हैं, ऑप्शन बी जाति पदानुक्रम के अंदर होती हैं, ऑप्शन सी है इनका जाति व्यवस्था से कोई संबंध नहीं होता, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए अस्पृश्य जातियां आप किन्हें मानेंगे? तो जो जाति पदानुक्रम के बाहर होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
किस प्रकार की एकजुटता में अंतरात्मा सामूहिक रूप से व्यक्तिगत चेतना को पूरी तरह से घेर लेती है? ऑप्शन ए यांत्रिक एकजुटता में, ऑप्शन बी जैविक एकजुटता में, ऑप्शन सी सामाजिक एकता में, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यांत्रिक एकजुटता, मैकेनिकल सॉलिडारिटी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक संघर्ष सिद्धांतकार है? ऑप्शन ए रॉल्फ डेनेडॉफ, ऑप्शन बी लुइस कोजर, ऑप्शन सी रॉन्डेल कॉलिंस, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए संघर्ष सिद्धांतकार कौन है इनमें से? तो ये सभी के सभी रॉल्फ डेनेडॉफ, लुइस कोजर और रॉन्डेल कॉलिंस, ये सभी क्या है? कॉन्फ्लिक्ट थिंकर है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समाज के सामाजिक विकास के बढ़ते स्तर के साथ, ऑप्शन ए प्रतिकारी कानून को दमनकारी कानून द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, ऑप्शन बी दमनकारी कानून को प्रतिकारी कानून द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, ऑप्शन सी कानून में कोई बदलाव नहीं आता है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए जब समाज का विकास होता है तब क्या होता है? तब होता है कि दमनकारी कानून प्रतिकारी कानून द्वारा प्रतिस्थापित किए जाते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसकी जो चर्चा की है वो की है इमाइल दुर्खिम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? ऑप्शन ए 1990 में, ऑप्शन बी 1986 में, ऑप्शन सी 1985 में, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम किस वर्ष आया था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ऑप्शन ए 1990। क्यों होगा 1990? अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम आया तो 1989 में था, ठीक है। देन इसको लागू कब किया गया था? 1990 में किया गया था। 30 जनवरी 1990 को इसको लागू किया गया था। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्सन्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रियात्मक पूर्व आवश्यकताएं हैं? ऑप्शन ए लक्ष्य प्राप्ति, ऑप्शन बी अनुकूलन, ऑप्शन सी एकीकरण, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए फंक्शनल अल्टरनेटिव पार्सन ने इनमें से किसको किसको बताया था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। पार्सन ने एजिल मॉडल दिया था। A4 हो गया अनुकूलन, G4 हो गया गोल, I4 हो गया इंटीग्रेशन और L4 हो गया लेटेंसी, प्रतिबंधन जिसको हम हिंदी में कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्षवाद से संबंधित है? ऑप्शन ए इमाइल दुर्खिम, ऑप्शन बी आगस्ट कॉम्ट, ऑप्शन सी हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से कौन प्रत्यक्षवाद पॉजिटिविज्म से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि इमाइल दुर्खिम भी और आगस्ट कॉम्ट भी ये दोनों क्या है? प्रत्यक्षवादी विचारक है। ऑप्शन ए और बी, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं।
वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल इसी टाइम पर। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।